हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अंग्रेजी में कहेंगे इसे एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर। तो चलिए समझते हैं एस्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसे परिभाषित कर देता हूं, फिर हम लोग आगे इसे देखेंगे। यहां लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले खोखले गोले का एक भाग होती है, एक भाग होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक खोखला गोला लेता हूं, जैसे आपका बॉल होता है ना, गेंद, उसी तरह से ये आपका खोखला है। ठीक है, ये आपका क्या है? हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर जो है ये किसका बना हुआ है? खोखला गोला किसका है? कांच का बना हुआ है। ठीक है, अब यह कांच का बना हुआ है, तो जब मुझे इसे दर्पण में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? इसका कलई करना होगा सिल्वर से, है ना, इसको सिल्वर्ड करना होगा। तो अगर मैं बाहर के तरफ से इसको कलई कर दूं, ठीक है, बाहर के तरफ से कलई कर दूं, और अंदर ये क्या हो जाएगा? इसका परावर्तक सतह हो जाएगा। बाहर से मैं कलई कर दूंगा, सिल्वर कर दूंगा, तो ये अंदर से ये क्या हो जाएगा? इसका परावर्तक सतह कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर से रजित कर दूं, या फिर कहो तो कलई कर दूं, तो इसका परावर्तक सतह कौन हो जाएगा? यह बाहर वाला हो जाएगा। यह बाहर वाला सतह परावर्तक सतह हो जाएगा। और इसी टुकड़े को, है ना, यह एक आपका दर्पण के रूप में बन गया। यही टुकड़ा जो देख रहा है, यह हिस्सा जो देख रहा है, जो अभी मैंने घेर के आपको बताया था, या यह वाला हिस्सा, यह दोनों क्या है? आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है, लेकिन ये दोनों के नाम अलग अलग है। इस दर्पण को कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इस दर्पण को कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। यहां से हमें पता चला कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण की परिभाषा से भी आपको क्लियर हो गया कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, देख लीजिए ये वाला सतह, या इस वाले सतह की बात करें, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ये खोखला गोला हुआ और उसी का यह एक हिस्सा होगा ना, यह एक भाग होगा, यह आपका एक खोखले गोले का भाग हुआ। तो ये दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं पहले। अवतल दर्पण कैसे बना है इसकी बारे में बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, तो अवतल दर्पण को कैसे परिभाषित करोगे आप? एक नंबर दे दो। अवतल दर्पण को कैसे परिभाषित करोगे? तो हमने क्या किया है कि इस खोखले गोले का एक भाग लिया है। ठीक है, खोखले गोले का एक भाग लिया है। यह क्या होगा? एक कांच ही ना होगा जी। तो इस कांच के एक टुकड़े को बाहर के तरफ से रजित कर देंगे या कलई कर देंगे तो हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं गोलीय कांच के एक टुकड़े को, एक टुकड़े को क्या करेंगे? बाहरी सतह या बाहरी तरफ से, बाहरी तरफ से रजित, रजित करने से क्या बन जाता है? अवतल दर्पण बनता है। अवतल दर्पण बनता है। समझ गए? अब रही बात उत्तल की,
उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, और इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहां पर कि गोलीय कांच के एक टुकड़े को भीतरी तरफ से रजित करने से उत्तल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण बनता है, समझ गए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होते हैं, दिखने में ये कैसे दिखते हैं। चलिए, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यह जो है आपका पहला वाला जो आप देख रहे हैं मिरर, ये क्या है, कनकेव है, और ये क्या है, कन्वेक्स है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं, इसमें जो ये व्यक्ति का प्रतिबिंब इसमें बन रहा है ये उल्टा है ना जी, ठीक है। और यहाँ पे इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। कन्वेक्स मिरर का क्या यूज है, कनकेव मिरर का क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चैप्टर में ही बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए अभी कि यहाँ जो दोनों दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब देख रहे हैं, अवतल में प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है और इसमें कैसा बना है, सीधा बना हुआ है। यानी कि यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा तभी ना उल्टा है, और यह आभासी प्रतिबिंब होगा तभी ना यह सीधा है। यानी कि दर्पण अवतल उत्तल होने पे प्रतिबिंब अलग अलग बनने लगते हैं। यही मैंने आपको चम्मच के अंदर भी समझाया था। देखना, चम्मच के अंदर मैं बताया था पिछले वीडियो में कि अंदर वाले हिस्से में अगर आप चेहरा देखेंगे तो वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि अंदर वाला सतह देखो, अंदर वाला परावर्तक सतह है और बाहर से वो रजित है। जाहिर सी बात है, बाहर से रजित इसलिए है क्योंकि उसके आर पार तो किरणें नहीं ना जा सकती हैं जी। तो अंदर के तरफ से देखोगे तो अंदर के तरफ से ये कैसा होगा, अवतल कहलाएगा। कर्व है, किस तरह से, अवतल कहलाएगा। और इसी कारण इसमें चेहरा कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। और यही बाहर के तरफ से देखोगे तो ये आपका परावर्तक सतह हो जाएगा बाहर वाला, और बाहर वाले में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, जैसा कि यहां आपका उत्तल में बन रहा है। यानी कि अगर आप समझ गए, क्लियर हो गया कि आप चम्मच को लेते हैं, अंदर की तरफ देखेंगे तो कैसा होता है, अवतल होता है, जिसके कारण उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है। और बाहर की तरफ से उसमें चेहरा देखेंगे तो उसमें सीधा दिखेगा, क्योंकि वह क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल होता है। वो सतह कैसा होता है, उत्तल होता है। क्लियर हो गया, अवतल उत्तल में कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अच्छा, यह जो आप दर्पण देख रहे हैं, ये जो दर्पण है, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, ऐसे यही देखने को मिलेगा इस तरह से, तो यह जो दर्पण होगा किसी एक बड़े से गोले का एक भाग होगा, बड़े सा एक गोले का भाग होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ बिंदुएं हैं, गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ बिंदुएं हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये अंदर की ओर धंसा हुआ है और ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, क्योंकि ये वाला सतह है ना जी। अभी मैंने आपको बताया था, एक गोला लिया था, बाहर से सिल्वर कर दिया था और एक तरफ अंदर से सिल्वर कर दिया, तो ये मैंने बोला था कि अवतल है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो हमने लिया है, ये क्या है आपका, उत्तल है। तो ये इस रूप में होगा और ये इस रूप में होगा। ठीक है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जैसा कि आपने देखा, एक खोखले गोले को लेकर, एक खोखले गोले को लेकर, थोड़ा सा छोटा मैं फिगर कर देता हूं, एक खोखले गोले को लेकर अगर हम इसको बाहर के तरफ से कलई कर देते हैं तो ये जो बनेगा, यह किस प्रकार का दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है। और अगर मैं अंदर के तरफ से इसे कलई कर देता हूं, या यूं कहिए कि रजित कर देता हूं, तो यह कौन सा दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए, ये जो दोनों गोलीय दर्पण देख रहे हैं, ये गोलीय, ये भी आपका एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, दोनों आपके क्या है, गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है और ये किसी गोले के एक भाग है। अभी मैंने बताया यह खोखले गोले के एक भाग होंगे,
और जिस खोखले गोले के भाग होंगे, है ना, जिस खोखले गोले के भाग होंगे उनसे रिलेटेड इसमें कुछ बिंदु हैं, उन्हीं के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव के बारे में। ठीक है, यहां पे मैं हेडिंग भी दे देता हूं ताकि हम लोग उसको परिभाषित भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ध्रुव अंग्रेजी में इसे बोला जाता है पोल। तो चलिए समझते हैं ध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो ये जो गोलीय दर्पण देख रहे हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ये दोनों गोलीय दर्पण है। इसका जो केंद्र होता है ना, मध्य बिंदु होता है ना, इन दर्पणों का जो मध्य बिंदु होगा, यानी कि यहां पर, इसका यहां पर, यही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ये भी आपका ध्रुव हुआ। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं ध्रुव, और इसे पी से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? पी से, कैपिटल पी से। ठीक है, ये भी आपका ध्रुव हो गया। समझ गए? तो यह कहां देखने को मिलेगा? तो यह हमें गोलीय दर्पण केंद्र मिलेगा। जैसे इसका जो केंद्र होगा यहां पर, यह वाला बिंदु, यह क्या है? ध्रुव है। इसका जो केंद्र होगा ना, यानी मध्य बिंदु होगा, गोलीय दर्पण के मध्य का जो बिंदु होगा, वही क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। क्लियर होगा? फिगर से क्लियर हो गया ना कि ध्रुव क्या होता है? तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ध्रुव क्या होता है। तो लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। किसको? ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी कि जो गोलीय दर्पण होगा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उन दोनों का जो केंद्र होगा ना, वही क्या कहलाता है? उसका ध्रुव कहलाता है। समझ गए? चलिए अब अगला हम लोग बात करते हैं ध्रुव के बाद, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? समझिए इसको, वक्रता केंद्र को समझ लेते हैं। यह आपके जो गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल है, यह किसी खोखले गोले के भाग होंगे, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा में बताया था। और इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, इसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, और इसे सी से सूचित करते हैं। यह क्या है आपका? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे मैं इसे परिभाषित कर देता हूं वक्रता केंद्र को। तो क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी अवतल या उत्तल दोनों की बात हो रही है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को कैसे सूचित करते हैं? सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। समझ गए? अब इसके बाद बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या अंग्रेजी में कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसको समझ लेते हैं। ठीक है,
ये जो दो आप गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल देख रहे हैं, ये जिस गोले के भाग होंगे उस गोले का जो त्रिज्या होगा, तो यह गोला यह है और इस गोले की जो त्रिज्या होगी यह वाली, यही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी कि जो गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होंगे उस गोले की जो त्रिज्या होगी उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसे आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। तो यहाँ पे हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैसे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से, आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रधान अक्ष के बारे में। प्रधान कहिए या मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष। अंग्रेजी में कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए देखते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता क्या है। तो हम लोग गोलीय दर्पण का जो ध्रुव देख रहे हैं और ये जो वक्रता केंद्र देख रहे हैं, वक्रता केंद्र यानी कि सी और जो ध्रुव यानी कि पी, इन सी और पी को मिलाने वाली एक सरल रेखा होती है जिसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। यहां से एक रेखा ऐसे जाएगी सी और पी से होकर, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। सी और पी से होते हुए यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। यही रेखा क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए। तो इसे भी हम लोग यहां परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर हो गया प्रधान अक्ष क्या होता है, समझ गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, दोनों दर्पणों को, इन दोनों गोलीय दर्पणों को अलग अलग करके समझते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके अलग अलग इनको देख लेते हैं, फिर अच्छे से बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से इनको दो भाग में कर देता हूं, अवतल को अलग कर लेता हूं और उत्तल को अलग कर लेता हूं। तो जैसे मैं यहां पर इस तरह से बनाऊंगा, बाहर के तरफ से इसे कलई कर दूंगा, तो एक ऐसा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण बनेगा। तो अवतल दर्पण का यहाँ जो केंद्र होगा ये क्या होगा, आपका ध्रुव हो गया है ना, इसका जो मध्य बिंदु होगा वह क्या होगा, ध्रुव होगा। अच्छा, और यह जिस गोले का एक भाग होगा उसका जो केंद्र होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ऐसे ना दिखाएंगे। अच्छा, मैं यहां पर ऐसे ले लूंगा और अंदर के तरफ से कलई कर दूंगा, तो ये कैसा दर्पण बन गया, तो ये आपका उत्तल दर्पण बन गया, ये उत्तल दर्पण बन गया। इसका यह ध्रुव यहां होगा, ये पी होगा। अच्छा, यह ऐसे एक गोले का भाग होगा, तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा ना जी, समझ गए ना। तो ये देखना, अवतल जब लोगे, अवतल दर्पण जब लोगे तो ध्रुव यहां, इसका सेंटर यहां लिख दोगे
और वक्रता केंद्र इधर की तरफ होगा, बाएं तरफ, और उत्तल लोगे तो आपका दाहिने तरफ आ जाएगा। देख लीजिए, इसके ये दाहिने तरफ है और उत्तल के ये बाएं तरफ है। देख रहे हैं ना जी, सॉरी, अवतल के ये बाएं तरफ है और उत्तल के ये दाहिने तरफ है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है? एक्चुअल में मैं अभी आपको जब वक्रता केंद्र वक्रता चीजें बता रहा था वहां पे भी बता सकता था, लेकिन अलग से इसको समझिए, फोकस। चलिए देखते हैं फोकस क्या होता है। तो हम लोग दोनों गोलीय दर्पण के लिए देखेंगे, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले अवतल के लिए लिख देता हूं। तो मैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लेता हूं, ठीक है। यह आपका अवतल दर्पण हो गया। यहां पे आपका ध्रुव होगा, इधर इसका वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये आपका प्रधान अक्ष हुआ। प्रधान अक्ष के समांतर मैं एक आपतित किरण लेके आ रहा हूं। प्रधान अक्ष के क्या है समांतर, ये एक आपतित किरण है। तो ये दर्पण से परावर्तित हो गया और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से जाएगी, ठीक है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु से यहां जाएगी। तो जिस बिंदु से जाएगी ना, यही आपका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और ध्यान रखना कि यहां से वक्रता केंद्र से आप अगर प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र से आप ऐसे एक रेखा ले जाते हो, तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये आपका अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है, यानी कि ये क्या होगा, इस दर्पण पर लंब होगा, इस अवतल दर्पण पर लंब होगा। तो देखो ना, ये आपतन कोण हो गया और ये आपका परावर्तन कोण हो गया, ये दोनों बराबर होता है। ये तो मैंने आपको बता रखा है। तो यहां से हम लोग समझ गए फोकस क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई आपतित किरण दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद परावर्तित होती है, परावर्तित होगी ना कि, और परावर्तित होकर जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है या मिलती है, वही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, और उसे F से सूचित करते हैं। चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी बात करें अवतल दर्पण के लिए ना, तो लिख सकते हैं किसी अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस उसके प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी लिख सकते हैं, प्रधान अक्ष पर वह बिंदु है जहां प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका, और इसे कैसे सूचित करते हैं, एफ से, ऐसे लिख देते हैं, इसे एफ से, यानी फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। और जो आपका फोकस है और ये जो ध्रुव है, इन दोनों की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ से सूचित करते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। मैं इसको लास्ट में लिखवा देता हूं, ठीक है। दोनों परिभाषा हो जाने के बाद, फोकस की दोनों परिभाषा हो जाने के बाद, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए। तो चलिए अब हम लोग, ये अवतल का तो हो गया, अब उत्तल के लिए देख लेते हैं। तो मैं यहां पे एक उत्तल दर्पण लेता हूं, ये उत्तल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, इधर आपका वक्रता केंद्र हो गया। यहां पे मैं प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण ले जाता हूं। तो जब ये प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो ये परावर्तन के बाद, चूंकि सतह इसका ऐसे कर्व है, तो ये परावर्तन के बाद इधर मुड़ेगी, ऐसे चली जाएगी ना जी,
ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है, लेकिन यहां से ये किरण ऐसे जाए मुड़ेगी, लेकिन ये लगेगा कि इधर से आ रही है, ठीक है, ये लगेगा कि इधर से आ रही है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा कर देता हूं। ये किरणें कहां से लगेंगी, ये किरण कहां से लगेगी कि लगेगा कि इधर से आ रही है। तो जहां से आती हुई प्रतीत होगी ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस कहेंगे। समझ गए ना, यही आपका फोकस होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये आप अभिलंब इसमें डाल सकते हो, तो अभिलंब ये कहां तक जाएगा, ऐसे अगर अभिलंब अगर खींचना चाहोगे तो ये लगेगा वक्रता केंद्र की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, ये वाला आपतन कोण होगा एंगल आई, और ये वाला परावर्तन कोण होगा, समझ रहे ना। तो चलिए हम लोग फोकस को पहले परिभाषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं किसी, इसी परिभाषा की तरह लिख देता हूं, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके प्रधान अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष, या प्रधान अक्ष भी लिख सकते हैं, प्रधान अक्ष लेके चलते हैं, जहां से प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। अब कहोगे कि सर दोनों परिभाषा में अंतर है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इस चित्र में क्या हो रहा है कि दर्पण से परावर्तन के बाद मिल रही है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, इधर मुड़ जा रही है, लेकिन यहां से लग रहा है कि यह किरण कहां से आ रही है, इधर से आ रही है। यह किरण लग रहा है कि इधर से आ रही है, तो यहां आती हुई प्रतीत हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, लग रहा है कि यहां से जा रही है, लेकिन यहां पर वास्तव में मिल रही है। तो दोनों में परिभाषा में इसी कारण अंतर आ गया। तो इसमें भी कैपिटल, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग संकेत हो जाएगा, इसमें भी कैपिटल एफ से सूचित करते हैं फोकस को, इसमें भी, और यहां पर भी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नोट में मैं यहां लिख देता हूं कि फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। और इसे लिख लेना कि इसे एफ से सूचित किया जाता है, स्मॉल एफ से, यानी कैपिटल एफ जहां दिखेगा वो फोकस की बात हो रही है, स्मॉल एफ का मतलब फोकस दूरी की बात हो रही है। क्लियर हो गया यहां से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और जितना भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसके नोट्स को डाउनलोड कर लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, गूगल पे जाकर सर्च करिए www.ravikantsir.in, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।